यानी कि फर्स्ट चैप्टर 12th स्टैंडर्ड का रिलेशन एंड फंक्शंस, उसकी टाइप्स ऑफ रिलेशन कंटिन्यू किया था हमने। और नेक्स्ट है फिर ट्रांजिटिव रिलेशन, एम्प्टी, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक कंप्लीट हो चुकी। नेक्स्ट करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है बेटा ये। तो एक रिलेशन है जैसे आपके पास 1 2 2 3 1 3। तो क्या है कि बच्चों अगर इसकी कंडीशन है इफ़ AB एंड BC बिलोंग्स टू R, देन AC आल्सो बिलोंग्स टू R। अगर AB BC अगर रिलेशन में हैं तो AC भी अगर रिलेशन में हो जाए तो उसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें रिलेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है ना। लेकिन केवल इतना ही ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन में नहीं होता जितना यहाँ पर इस बुक में लिखा हुआ है। ट्रांजिटिव का केस मैं सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। देखिए जैसे कि मैं कुछ रिलेशन बनाता हूँ यहाँ पर। तो ये रिलेशन लिखी बेटा मैंने, इनको अब इनको डिस्कस करते हैं। देखो इनके साथ तो ट्रांजिटिव रिलेशन मेरे अकॉर्डिंग देखो क्या है, और ठीक जो मैं बताता हूँ वही है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो क्या करना आपने कि कोई दो ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने हैं, कोई दो ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने हैं आपने, इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर। ऐसा बेटा कि कोई दो ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने आपने जिसमें क्या हो
कि एक ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट और दूसरे का फर्स्ट कंपोनेंट सेम होने चाहिए, या फिर एक का फर्स्ट और दूसरे का सेकंड। बात एक ही है, क्योंकि इसको मैं अगर आगे लिख देता हूँ, इसको पीछे लिख देता हूँ, फिर इसका पहला और इसका दूसरा सेम हो गए, और ऐसे लिखता हूँ तो इसका दूसरा इसका पहला सेम हो गए। कुल मिलाकर क्या है, सेकंड प्लेस और फर्स्ट प्लेस, या कह लीजिए फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस। मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड प्लेस और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट प्लेस, या फिर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट प्लेस दूसरे का सेकंड प्लेस, वो दोनों सेम होना, तब तीसरा एलिमेंट ढूंढना आपने। अगर वो तीसरा मिल जाए तो ट्रांजिटिव, और वरना नॉट ट्रांजिटिव। यानी कि अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे को ज़रूरत है AC की, क्योंकि इसका दूसरा इसका पहला मिल गए तो हटाया इसको यहाँ से, मेरे को तो मिला AC की ज़रूरत है मेरे को। अगर CA भी मिलेगा तो भी ट्रांजिटिव नहीं होगा ये। इसमें E को हटा दूँ मैं तो मेरे को ज़रूरत है DF की। मेरे को ज़रूरत है DF की। अगर DF मिल गया तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर FD है तो भी ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, FD होने के बाद भी ट्रांजिटिव नहीं होगा, DF होगा तभी ट्रांजिटिव होगा। ठीक, उसके बाद ये जो रिलेशन है, इसमें दो ऑर्डर पेयर हैं, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट एक जैसे हैं, तो इसमें तीसरा ऑर्डर पेयर आपने ढूंढना है ही नहीं, तो इसको आपने ट्रांजिटिव बोल देना है। इसका सेकंड एक जैसे हैं, तो इसमें भी तीसरा ऑर्डर पेयर हो या ना हो, ढूंढना ही नहीं है आपने, तो इसको भी आपने ट्रांजिटिव बोल देना है। यानी कि केवल तीसरा ऑर्डर पेयर जब आपने फाइंड आउट करना है जब दो ऑर्डर पेयर ऐसे हों कि एक का सेकंड प्लेस और दूसरे का फर्स्ट प्लेस सेम हो, ऐसे बोल दीजिए, चाहे एक का फर्स्ट और एक का सेकंड प्लेस सेम हो, एक ही बात है, तो तब आपने तीसरा ऑर्डर पेयर ढूंढना है। अगर वो तीसरा ऑर्डर पेयर ना मिले तो नॉट ट्रांजिटिव, और मिल जाए तो ट्रांजिटिव। और ये अगर यही दो ऑर्डर पेयर ना मिले आपको, जिसमें ऐसा हो जैसे कि यहाँ पर इनके पहले सेम है, तो आपने ढूंढने की ज़रूरत नहीं, इसको ट्रांजिटिव बोल देना। इसमें दूसरे सेम है तो तीसरा ऑर्डर पेयर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, इसको ट्रांजिटिव बोल देना। ठीक है ना, तो यही बात है इसमें। अब जैसे ये रिलेशन मैं चेक करूं कि ट्रांजिटिव है या नहीं, तो इसका दूसरा एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट सेम हो गए, तो इसमें मेरे को ज़रूरत है 1 4 की, जो कि है इसमें। ठीक है ना, तो ये ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन है ये। और ऑर्डर पेयर देख लीजिए, इसका दूसरा सेम है, तो तीसरा एलिमेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद इनको देखूँ मैं, तो इसका पहला सेम है, तो फिर तीसरा ऑर्डर पेयर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, यानी कि ये ट्रांजिटिव हो गया। अब ये देखूँ मैं, इसका दूसरा और इसका पहला सेम है, तो इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 4 है, कितना 4 1, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब आगे आपने और ऑर्डर पेयर नहीं मिलाकर देखने, जैसे इन दोनों को मिलाकर देखना, फिर इन दोनों को मिलाकर देखना। अगर नॉट ट्रांजिटिव बन गया तो फिर देखने की ज़रूरत नहीं इसको, फिर ट्रांजिटिव नहीं बन सकता ये। हाँ, इनसे अगर ट्रांजिटिव बन जाता, मतलब यहाँ पर 1 4 होता, तो फिर मैं इन दोनों को लेकर चलता, फिर इन दोनों को लेकर चलता। अभी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी नॉट ट्रांजिटिव बन गया। एक बार नॉट ट्रांजिटिव बन गया तो फिर ट्रांजिटिव कभी नहीं बनेगा। इसमें क्या है, इसका दूसरा एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट सेम है, तो तीसरा एलिमेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं, तो इनके कारण तो ये ट्रांजिटिव बन गया। और देखना पड़ेगा मेरे को, इसका पहला एलिमेंट इसका दूसरा एलिमेंट सेम है, इसका फर्स्ट इसका दूसरा, तो क्या होना चाहिए मेरे पास 1 2 है, मेरे पास 1 2, तो इसके कारण भी ट्रांजिटिव हो गया ये सारे। हाँ, 2 2 के पेयर लेकर 2 2 के जोड़े बनाकर सारे देखने हैं। इन दोनों को देखा मैंने, फिर इन दोनों को देखा, फिर इन दोनों को देखूंगा। इसका फर्स्ट सेम है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, तीसरा ऑर्डर पेयर आपने फाइंड आउट करना ही नहीं, तो ट्रांजिटिव बन गया ये। क्योंकि इसका दूसरा सेम था, तो तीसरा ऑर्डर पेयर ढूंढना नहीं था, यहाँ से ट्रांजिटिव हुआ। और इसका फर्स्ट इसका सेकंड प्लेस सेम है, तो यहाँ पर 1 2 हो जाना चाहिए था, वो है इसमें, तो इसके कारण ट्रांजिटिव हो गया। इसको देखूँ मैं, इसका फर्स्ट सेम है, तीसरा ऑर्डर पेयर ढूंढने की ज़रूरत है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव हो गया। ज़रूरत हो तीसरा ऑर्डर पेयर ढूंढने की और जब ना मिले तो नो ट्रांजिटिव है, वरना हमेशा ट्रांजिटिव। अब इसका दूसरा एलिमेंट सेम है, तो इसमें 1 4 की ज़रूरत नहीं है, ना 4 1 की ढूंढने की ज़रूरत, तो इन दोनों के कारण तो ट्रांजिटिव है ये।
अब इन दोनों को देखा मैंने, इसका पहला सेम है, तो इनसे भी तीसरा एलिमेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं, इनके कारण भी ट्रांजिटिव है ये। अब इन दोनों को देखा मैंने, इसका पहला इसका दूसरा सेम है, इसका दूसरा इसका पहला, तो क्या होना चाहिए मेरे पास यहाँ पर 4 2, क्योंकि पहला प्लेस 4 दूसरा प्लेस 2, तो 4 2 तो है इसमें, तो इनके कारण ट्रांजिटिव हो गया क्योंकि इनसे ट्रांसफ़र होकर इसमें चला गया, तो ये भी ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट है इसका सेकंड और इसका सेकंड सेम है, तो फिर आगे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है आपको, ट्रांजिटिव है ये। नेक्स्ट है फिर इसका फर्स्ट सेम है, तो क्या मिल गया इसमें 7 5, तो मतलब आगे एलिमेंट ढूंढने की ज़रूरत है ही नहीं अगर ये दोनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो इन दोनों के कारण तो ट्रांजिटिव हो गया ये। अब आगे देखता हूँ इन दोनों के कारण, इसका सेकंड इसका फर्स्ट सेम है, तो 1 5 होना चाहिए, इसके पास 1 5 है, तो इन दोनों के कारण भी ट्रांजिटिव हो गया ये। अब इन दोनों को देखता हूँ मैं, इसका सेकंड सेम है, तो आगे ढूंढने की ज़रूरत है नहीं, तो इनके कारण भी ट्रांजिटिव हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया ट्रांजिटिव। अब इसको देखता हूँ मैं, इसका फर्स्ट सेम है, तो इनके कारण तो ट्रांजिटिव हो गया क्योंकि आगे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, फर्स्ट सेम हो जाएँ या सेकंड सेम हो जाएँ तो आगे नहीं आपने कुछ फाइंड आउट करना, इनके कारण ट्रांजिटिव हो गया ये देखा मैंने, इसका सेकंड और इसका सेकंड सेम है, तो फिर आगे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, इनके कारण भी क्या हो गया ट्रांजिटिव। फिर ये देखा मैंने, इसका सेकंड इसका फर्स्ट सेम है, तो क्या हो जाना चाहिए इसमें 1 7 जो कि है इसमें, तो इनके कारण भी ये ट्रांजिटिव हो गया। उसके बाद 1 2 4 5 तो कुछ मिलता ही नहीं यहाँ पर, तो ये ट्रांजिटिव है ही ट्रांजिटिव, क्योंकि नॉट ट्रांजिटिव केवल तब बोलना आपने जब ए बी बी सी हो और ए सी ना हो, वरना हमेशा ट्रांजिटिव बोलना है। बुक में डेफिनेशन में ये लिखा गया है कि ए बी और बी सी हो और ए सी भी हो तब उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, लेकिन केवल इतनी डेफिनेशन नहीं है बेटा ट्रांजिटिव की डेफिनेशन मैं दूसरी बताता हूँ आपको, वो ये है कि ए बी बी सी हो और ए सी ना हो तो नॉट ट्रांजिटिव, वरना हमेशा ट्रांजिटिव। मतलब बुक में डेफिनेशन किसकी लिखी है ट्रांजिटिव की, और मैं डेफिनेशन किसकी याद करवा रहा हूँ आपको, नॉट ट्रांजिटिव की, क्योंकि ट्रांजिटिव की तो बहुत सारे केस है, क्या क्या याद करेंगे आप, नॉट ट्रांजिटिव याद कर लीजिए, जो नॉट ट्रांजिटिव नहीं है वो क्या है ट्रांजिटिव, और नॉट ट्रांजिटिव केवल एक ही केस में होगा, ए बी बी सी हो और ए सी ना हो तो नॉट ट्रांजिटिव, वरना हमेशा ही क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव। ये है जैसे देखो ये ट्रांजिटिव क्यों है, क्योंकि इसमें ए बी बी सी है ही नहीं, तो ए सी ढूंढने की ज़रूरत नहीं, तो ये ट्रांजिटिव। ऐसा क्यों होता है ये भी बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि बुक में तो ये लिख रखा है कि ए बी बी सी हो तब ए सी हो तो ट्रांजिटिव होते हैं, लेकिन ये ट्रांजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि भाई इसमें जितने चांस होते थे ना ट्रांजिटिविटी के उतने ट्रांजिटिव हो गए, अब इससे आगे कोई चांस नहीं बनता ट्रांजिटिव का, तो कैसे ट्रांजिटिव होंगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो जैसे ये ऑर्डर पेयर है, इन दोनों की दोस्ती है, इन दोनों की दोस्ती है, तो ये जो सन्नी है इन दोनों का कॉमन फ्रेंड हो गया, इन दोनों का कॉमन फ्रेंड हो गया, तो इसका क्या फ़र्ज बनता है कि इन दोनों की भी दोस्ती करवाइए, तो इसने करवा दी तो ट्रांजिटिव होगी, मतलब ट्रांसफ़र का केस बन गया, इसमें ट्रांसफ़र का केस बन गया तो ट्रांजिटिव होगी। अब जैसे और है, ये देखो इन दोनों की दोस्ती है, इन दोनों की दोस्ती है, तो उसके बाद क्या होना चाहिए इसमें, अगर हम देखें तो क्या इसने इन दोनों की दोस्ती करवा सकता है, ये नहीं करवा सकता, क्योंकि ये केवल इसको जानता है, इसको तो जानता ही नहीं, तो मतलब आगे ट्रांसफ़र की उम्मीद कैसे कर सकते हो आप इससे, है ना। इसका कसूर आप तभी बता सकते हो जब ये इसको भी जानता हो और इनकी दोस्ती ना करवाए, तो अब तो जितना ट्रांसफ़र हो सकता था उतना ट्रांसफ़र हो गया,
इससे ज़्यादा कैसे ट्रांसफ़र होगा जब ये उसको जानता ही नहीं। ठीक ऐसे ये जो है इन दोनों की जानकारी है, तो क्या ये इन दोनों की दोस्ती करवा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इसको जानता ही नहीं। तो जितने ट्रांसफ़र के केस थे उतने तो हैं इसमें। इन दोनों की ट्रांसफ़र हुई, इन दोनों की ट्रांसफ़र हुई, तो इन दोनों की कैसे होगी और इन दोनों की कैसे होगी? तो इसको भी आप ब्लेम नहीं लगा सकते नॉट ट्रांजिटिव का। इसको ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने ट्रांसफ़र नहीं की दोस्ती, इसको ब्लेम नहीं कर सकते आपने दोस्ती ट्रांसफ़र नहीं की। तो इसका कसूर, इन दोनों का कसूर नहीं है, तो फिर ये क्या हो गए? इनको ट्रांजिटिव ही बोलना पड़ेगा, नॉट ट्रांजिटिव कैसे बोल सकते हैं? अब जैसे यहाँ पर अगर मैं डाल देता हूँ, कोई भी एक्स कैंडिडेट डाल दिया, तो ये दोनों सेम कैंडिडेट हैं, तो इन दोनों की दोस्ती, इन दोनों की दोस्ती, अगर इन दोनों की दोस्ती नहीं हुई तो उसमें कसूर किसका है? एक्स का, है ना। तो इसलिए इसको नॉट ट्रांजिटिव बोला जाए, क्योंकि इसने गड़बड़ की, यहाँ पर ट्रांजिटिविटी रोक दी। तो भाई जब ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनता ना ए बी बी सी का, तो फिर आगे कैसे मिलेंगे आपको? मतलब आगे ट्रांसफ़र की उम्मीद कैसे कर सकते हो आप? इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि जैसे कि भाई 1 2 2 4 हो गया, तो 1 4 होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये सेम नंबर है, तो 1 4 की भी रिलेशन होनी चाहिए। अब अगर ये डिफरेंट है तो फिर आप इनसे उम्मीद थोड़ा कर सकते हो कि भाई ये 1 4 की भी जानकारी करवाएगा। तो यानी कि जितनी हो सकती थी वो हो गई, उसके बाद तो हो ही नहीं, मतलब केस ही नहीं बनता, तो होगी कैसे? तो इसलिए इस तरह के केस को भी ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो ये भी ट्रांजिटिव है, ये 1 7 खाली एक ऑर्डर्ड पेयर है, और ये भी ट्रांजिटिव है R 10 जो मैंने लिखी है R 10। तो इसलिए हर किसी आइडेंटिटी को आप बोल सकते हो ट्रांजिटिव, हर किसी आइडेंटिटी रिलेशन को ट्रांजिटिव बोली जा सकती है, हर कोई आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन सारी ट्रांजिटिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होती, कुछ तो ये कारण है नहीं होने का। जैसे कि ये देखो, ये ट्रांजिटिव है लेकिन आइडेंटिटी किसी हाल में नहीं दिखाई देती आपको, क्योंकि आइडेंटिटी में तो भाई सेम नंबर होते हैं। तो एक तो यही कारण है आइडेंटिटी नहीं होने का हर किसी ट्रांजिटिव का। और दूसरा कारण ये है कि ये जो आपके सामने जो रिलेशन है ना, ये ट्रांजिटिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है भाई। सेट ए है गिवन, ये कौन सी रिलेशन है? ट्रांजिटिव, लेकिन आइडेंटिटी तो नहीं है ना। आइडेंटिटी तो तब होगी जब 3 3 4 4 भी होंगे। ठीक, बस यही बात है। सिमेट्रिक भी है ये, आइडेंटिटी नहीं है ये, ट्रांजिटिव है ये, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है ये, ना ये रिफ्लेक्सिव ना ये आइडेंटिटी है, ये सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो अब भाई बच्चों, जिस रिलेशन के अंदर तीनों क्वालिटी होती हैं वो क्या होती है? इक्विवेलेंस। ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। अब आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो 3 तरह के आएंगे। पहली टाइप का तो ये आएगा कि सीधा सीधा पूछ लेगा आपसे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये बताओ, ट्रांजिटिव है या नहीं ये बताओ, सिमेट्रिक है या नहीं ये बताओ, इस तरह पूछ लेगा आपसे पहली बार। तो दूसरी बारी में क्या कहेगा, मतलब कोई एक बात पूछ लेगा इनमें से, रिफ्लेक्सिव बताओ, सिमेट्रिक बताओ, कोई एक। दूसरी टाइप का क्वेश्चन ऐसा होगा कि चेक दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नोट, आपसे पूछ लिया जाएगा इक्विवेलेंस है या नहीं। तो यहाँ पर आपने ध्यान से काम करना है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप स्टेटमेंट देखते ही पता चल जाएगा आपको कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव बन सकती है, सिमेट्रिक बन सकती है, लेकिन ट्रांजिटिव किसी हाल में नहीं बन सकती। तो सीधा आप क्या चेक कर लो, जो उसको ट्रांजिटिविटी, उसकी ट्रांजिटिविटी चेक कर लीजिए। अगर वो ट्रांजिटिव नहीं है तो किसी हालात में वो इक्विवेलेंस नहीं हो सकती, यानी कि 1/3 काम आपका कम हो जाएगा और मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपके सामने। सेट है 1 2 3 और एक रिलेशन बनाकर दे दी मैंने 1 1 2 2 और 3 3 और उसके बाद 1 3 और 3 2, ये रिलेशन बनाकर दे दी मैंने। तो भाई बच्चों अब ये देखो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव तो है, 1 1 रहा, 2 2 रहा, 3 3 रहा। सिमेट्रिक है,
1 3 है तो 3 1 भी है, 3 2 है तो 2 3 भी है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव देखते हैं, इन दोनों केस मिल गए सेम, तो क्या होना चाहिए इसमें 1 2 है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप इसको रिफ्लेक्सिव मत चेक करो, सिमेट्रिक मत चेक करो, सीधा क्या चेक करो, नॉट ट्रांजिटिव। और सीधा आपने रीजन लिखना है कि 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 2 बिलोंग्स टू आर, बट 1 2 डजंट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, हैंस इट इज़ नॉट इक्विवेलेंस। ना रिफ्लेक्सिव चेक करने की ज़रूरत पड़ी, ना सिमेट्रिक चेक करने की ज़रूरत पड़ी, और मार्क्स पूरे मिल जाएंगे आपको, चाहे 5 नंबर का हो। ठीक है, बस इक्विवेलेंस चेक करते समय ये ध्यान रखना आपने कि डायरेक्ट उसको चेक करो जो नहीं है। अगर बाई इक्विवेलेंस है तो फिर सारी मिलेंगी आपको, रिफ्लेक्सिव भी मिलेगी, सिमेट्रिक भी मिलेगी, ट्रांजिटिव भी। लेकिन मैंने जब कहा है जब इन तीनों में से कोई ना एक ना हो, कम से कम एक ना हो, तो उसी को चेक कर लो, सभी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, लेकिन अगर ऐसे आ जाए ना सम कि चेक इट इज़ रिफ्लेक्सिव और नोट, ट्रांजिटिव और नोट, सिमेट्रिक और नोट, तो तीनों चेक करनी पड़ेंगी। ये आ जाए पेपर में कि चेक कीजिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से कौन सी है और कौन सी नहीं है, तो फिर आपने तीनों ही चेक करनी पड़ेंगी। उसके बाद बेटा इनवर्स रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एंटी ठीक लिख दिया ना, एन, हाँ, नॉट सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, और उसके बाद है इनवर्स रिलेशन, और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो भाई स्टार्ट करते हैं नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक का तो आपको पता ही चल गया होगा कि कौन सी होती है। जैसे इसमें 1 2 है और 2 1 है और 1 3 है, मतलब जितने एलिमेंट हैं सभी के रेसिप्रोकल होंगे, तभी वो क्या बनेगी, सिमेट्रिक। जैसे इसमें 1 2 का तो मिल गया 2 1, 1 3 का रेसिप्रोकल नहीं मिला 3 1, तो ये नॉट सिमेट्रिक रिलेशन होगी। यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन को कौन होगी, जिसमें जो है जितने एलिमेंट होंगे ना सभी के रेसिप्रोकल होंगे। मतलब 1 2 आ गया तो 2 1 मिलेगा, 3 4 आ गया तो 4 3 मिलेगा, इस तरीके से। मतलब जैसे 50 एलिमेंट हैं तो 50 के ही रेसिप्रोकल होंगे उसमें। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सिमेट्रिक रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या इवन होगी? जैसे 50 एलिमेंट है तो 50 के रेसिप्रोकल मिलेंगे, तो 100 हो गए। 30 हैं तो 30 के रेसिप्रोकल मिलेंगे। जैसे इसमें 2 एलिमेंट थे तो कितने एलिमेंट होने, मतलब 2 थे जो डिफरेंट थे 2, तो इनके रेसिप्रोकल होकर 4 हो जाने चाहिए थे। इसमें 3 हैं, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ओड होंगे तो भी सिमेट्रिक हो सकती है, वही आइडेंटिटी रिलेशन। क्योंकि मान लो सेट में आपके में अगर 3 एलिमेंट हैं तो ये जो रिलेशन बन गई 1 1 2 2 और 3 3, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए, ओड हो गए, 3 एलिमेंट हो गए, फिर भी सिमेट्रिक है ना। आइडेंटिटी के कारण ऐसा नहीं हुआ, वरना वो बात पक्की हो जाती। अगर आइडेंटिटी रिलेशन को आप सिमेट्रिक रिलेशन ना बोल सकते तो फिर क्या था कि सिमेट्रिक रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा इवन होते, बड़ा आसान होता चेक करना। फिर सीधे एलिमेंट को काउंट कर लेते, 3 एलिमेंट है तो सिमेट्रिक नहीं है, 4 हैं तो सिमेट्रिक है, 6 हैं तो सिमेट्रिक है। लेकिन अब आइडेंटिटी के कारण ऐसा नहीं हो सकता। आइडेंटिटी के कारण नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओड भी हो सकते हैं उसमें। उसके बाद है बेटा एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन वो होती है
जैसे कि ए बी है इस आपके पास और बी ए है आपके पास, और ए और बी इक्वल हो जाए, ए और बी इक्वल भी हो जाए, तो उसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक। यानी कि ए बी बी ए है आपके पास और ए और बी इक्वल है, तो उसको एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं। एक रिलेशन ऐसी है दुनिया में जो एंटी सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है, बताओ कौन सी है वो? एंटी सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी। आइडेंटिटी रिलेशन है ना, क्योंकि वो सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक क्यों है वो तो आपको पता है ही, एंटी सिमेट्रिक क्यों है वो मैं बता देता हूँ अगर किसी को नहीं पता तो। देखो मान लो आपके सेट में 2 एलिमेंट थे 1 2, तो भाई सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि ए बी है तो उसका रेसिप्रोकल बी ए रहा, ए बी है तो उसका रेसिप्रोकल बी ए रहा, सिमेट्रिक होगी। अब एंटी सिमेट्रिक क्यों है? ए बी है, बी है और बी इक्वल भी हैं, ए बी है, बी ए है और ए और बी इक्वल भी हैं, तो एंटी सिमेट्रिक भी होगी। तो ऐसी रिलेशन है ये, एंटी सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है। तो अब बीच में बात कर लेते हैं एक बार, आइडेंटिटी रिलेशन को क्या क्या बोल सकते हो आप? देखो खुद आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस भी बोल सकते हो, एंटी सिमेट्रिक भी बोल सकते हो, इतने सारे नाम हैं। इक्विवेलेंस भी होती है वो, जैसे आपका सेट ये है, ये रिलेशन है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो सबसे छोटी जो इक्विवेलेंस रिलेशन होती है ना, वो आइडेंटिटी रिलेशन ही होती है। मतलब एक सेट है आपके पास, तो जैसे सेट में 5 एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, तो उसमें बहुत सारी इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकती हैं, लेकिन जो सबसे छोटी इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगी ना, स्मॉलेस्ट, वो बनेगी आइडेंटिटी। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। एंटी सिमेट्रिक हो गई, नॉट सिमेट्रिक हो गई, उसके बाद है इनवर्स रिलेशन। तो ये आपको पता है ही बेटा, पहले भी कर ली थी आपने कि 1 2 है और 3 4 है अगर आपके पास, तो इसका रेसिप्रोकल भी इसमें हो जाए, जैसे 2 1, मतलब दूसरी रिलेशन बनानी पड़ेगी आपको। इनवर्स रिलेशन, किसी एक रिलेशन का नाम इनवर्स रिलेशन नहीं बोल सकते। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ क्या ये इनवर्स रिलेशन है, तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। इनवर्स रिलेशन दूसरी निकालनी पड़ेगी आपको। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, जैसे 30 डिग्री मैं पूछूं आपसे 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो क्वेश्चन बनता है कि हाँ 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है? 60 डिग्री। हाँ, तो इसी तरह इनवर्स रिलेशन जो है वो दूसरी रिलेशन आएगी दी गई रिलेशन के, वो होगी उस पहले वाली रिलेशन की इनवर्स। इसके ऑर्डर्ड पेयर को इंटरचेंज करने से इनवर्स रिलेशन मिल जाएगी आपको। उसके बाद पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक हो। ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, ऐसी रिलेशन को बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो बच्चों 9 टाइप की रिलेशन होती हैं टोटल। उसके बाद है 2 टॉपिक और कर लेते हैं, इक्विवेलेंस क्लास और पार्टीशन ऑफ सेट। इक्विवेलेंस क्लास एंड पार्टीशन ऑफ सेट। जैसे कि आपके पास कोई सेट है 1 2 3 और उसकी कोई रिलेशन बनी हुई है, सेट है या नहीं उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, सेट ना भी हो तो भी रिलेशन तो मिलेगी आपको, उसमें सेट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये जैसे कोई रिलेशन है आपकी, तो आपसे पूछ लिया जाए इक्विवेलेंस क्लास, तो जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई 2 की इक्विवेलेंस क्लास बताइए, 2 की इक्विवेलेंस क्लास,
तो क्या होगी टू की इक्विवेलेंस क्लास, जिसके साथ टू रिलेशन में है वो एलिमेंट इसकी इक्विवेलेंस क्लास में होते हैं। जैसे कि 1 2 के साथ रिलेशन में है 4 5 7, ये 2 की इक्विवेलेंस क्लास हो गई। इक्विवेलेंस रिलेशन अलग होती है, इक्विवेलेंस क्लास अलग होती है उससे। 2 की इक्विवेलेंस क्लास मीन्स 2 जो रिलेशन में है किस किस के साथ रिलेशन में, वो सभी एलिमेंट्स का एक सेट 2 की इक्विवेलेंस क्लास बोला जाएगा। उसके बाद पार्टीशन ऑफ सेट करते हैं, पार्टीशन ऑफ सेट। तो पार्टीशन ऑफ सेट का मीनिंग है बेटा, x जैसे कोई सेट है तो पार्टीशन ऑफ सेट से मीनिंग है x बहुत सारे सबसेट का एक यूनियन है और वो सबसेट क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव। x अगर बहुत सारे सेट का यूनियन है, अगर इस तरीके से x उनका यूनियन है, अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, साथ साथ ये बात है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये जो A1 A2 A3 है ना, ये पार्टीशन ऑफ सेट कहलाएंगे। मतलब सिंपल वे में मैं अगर बताऊँ आपको, x के ऐसे टुकड़े जिनका यूनियन तो क्या आ जाए, x आ जाए और उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो उसमें, वो सारे x के पार्टीशन बोले जाएंगे। जैसे कि 1 2 3 1 2 1 3, 1 कॉमन हो गया इनमें, तो 1 2 के बाद 2 3 नहीं, 1 2 के बाद आप यहाँ पर ले सकते हैं, ऐसा सेट बनाना है जिसमें कोई कॉमन ना हो, ऐसा सबसेट बनाना है। तो कॉमन तो फिलहाल भी हो गया है ना, 1 2 3 हो गया। तो ऐसे इसके सबसेट बनाने आपने जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि ये जो है ना, ये इसके पार्टीशन हो गए, ये इसके पार्टीशन हो गए, है ना। या फिर 1 2 1 3 1 2 और 3, ये भी इसके पार्टीशन हो गए एक्स सेट के। या तो ये हो गए या ये हो गए, मतलब पार्टीशन कई तरह के कर सकते हो आप। एक पार्टीशन ये भी हो गए एक्स के। पार्टीशन करते समय ये ध्यान रखना है कि उनका यूनियन तो क्या बन जाए, एक्स बन जाए, और वो आपस में सारे क्या हो, डिसजॉइंट हो। हाँ, म्यूचुअली डिसजॉइंट्स, आपस में अलग अलग, बस उसको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ सेट। मतलब पार्टीशन ऑफ सेट्स एक्स से मतलब है कि एक्स एक बहुत सारे सेट का यूनियन है जो म्यूचुअली डिसजॉइंट है, बस। ठीक है ना। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई 1.1 का, सेट गिवन है 3 5 और बी सेट गिवन है 7 11। शो दैट रिलेशन आर इज गिवन बाई ए बी सच दैट स्मॉल a belongs to capital A and small b belongs to capital B and A minus B is odd।
इज़ एन एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन इसको प्रूव करना है। तो भाई ए एलिमेंट इसका है और बी इसका है, तो मैं लिखूँगा 3 - 7 = -4 डजेंट बिलोंग्स टू ओड, या लिख सकते हो इज़ नॉट ओड। देयरफॉर 3, 7 डजेंट बिलोंग्स टू आर। ऐसे आपने जितने एलिमेंट है सभी में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सभी इसके नहीं एलिमेंट होंगे तभी तो एम्प्टी बनेगा। अगर कम से कम एक भी बन गया तो नॉन एम्प्टी हो जाएगा। तो जितने सभी को दिखाना पड़ेगा। फिर ऐसे ही 3 - 11 को, फिर ऐसे ही 5 - 7 को, 5 - 11 को, इस तरीके से आपने काम करना है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे नहीं। यानी कि आपने प्रूव करना पड़ेगा कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं आ सकता, तब जाकर एम्प्टी होगी ये। नेक्स्ट है भाई आर इज़ अ रिलेशन लेस देन फ्रॉम दिस टू दिस। ए सेट है 1 2 3 4 5, बी सेट है 1 4 5, वन 4 5 बी सेट है। राइट डाउन द एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू आर, फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। लेस देन की रिलेशन, यानी कि एक किस्म से 11th क्लास का सम आ गया। मैंने मना किया था कि भाई आपके सामने ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें रिलेशन बनानी पड़े, लेकिन बेसिक तौर पर उसने दे दिया 11th का ही सम। तो रिलेशन बनानी है लेस देन की। लेस देन मीन्स इसका एलिमेंट इससे लेस होगा तभी रिलेशन में आएगा। तो इसका एक एलिमेंट पकड़कर इन सब के साथ देखेंगे, जिसके साथ लेस है उसके साथ रिलेशन बना देगा ये। फिर ऐसे 2 किसके साथ, 4 5 के साथ, और 3 किसके साथ, 4 5 के साथ, और 4 किसके साथ, 5 के साथ। तो ये हो गई आपकी रिलेशन। अब इसकी बनानी इन्वर्स रिलेशन। तो इन्वर्स रिलेशन किसकी बनेगी, ग्रेटर देन की, क्योंकि ये लेस देन की थी ना रिलेशन, तो ये ग्रेटर देन की बन जाएगी। सभी ऑर्डर्ड पेयर को इंटरचेंज कर देना बस, ठीक है ना। एक बात पक्की है कि जितने एलिमेंट रिलेशन में होते हैं उतने उसके इन्वर्स रिलेशन में होंगे। नेक्स्ट है भाई बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। सेट ए गिवन, सेट ए क्या, हाँ सेट ए है 1 2 3 4, और आर एक रिलेशन है 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4। ये एक रिलेशन है आर। तो करना क्या, हमने इसको चेक करना है, इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नो ट्रांजिटिव। चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि आपके सेट में 1 है तो 1 1 है, 2 है तो 2 2 है, 3 है तो 3 3 है, एंड 4 है तो 4 4 है। हाँ, बाकी हो या ना हो। रिफ्लेक्सिव में इतना ही बोला जाता है कि ये काम कर दो आप, बाकी का आप करो या मत करो, आपकी मर्जी है ना। जैसे आपको बोल दिया जाए कि भाई इतना काम आपने करना है, ये कंपलसरी है, उससे ज़्यादा आप करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, और केवल एग्जैक्ट इतना करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में इतना बोला गया कि भाई अगर आपके सेट में 4 एलिमेंट है तो चारों के डबलेट हों, 5 है तो 5 के डबलेट हो, 6 हो तो 6 के हों, उससे ज़्यादा एलिमेंट हो या ना हो, लेकिन हों भी तो लिमिट के अंदर हो। ऐसे नहीं कि हम यहाँ पर ये डाल दें, क्योंकि ये तो इसमें एलिमेंट ही नहीं था। तो फालतू के एलिमेंट हों तो इसी के एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि वरना तो रिलेशन नहीं रहेगी। तो अब ये रिफ्लेक्सिव तो हो गई, यही कारण लिख देना आप। ज़्यादा एलिमेंट नहीं है, सभी को लिख दो 1 1 2 2 3 3 4 4 ऑल बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक में देखे हमने 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है इसमें, आर इज़ रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड केस में सिमेट्री चेक करेंगे इसकी।
2 3 belongs to R, but 3 2 doesn't belongs to R. Therefore R is not symmetric. नोट किसी भी रिलेशन को दिखाना तो एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है बस। अब ट्रांजिटिविटी चेक करनी है तो 1 2 है और 2 3 है, 1 3 नहीं है। 1 2 and 2 3 both belongs to R, but 1 3 doesn't belongs to R. Therefore R is not transitive. ठीक है ना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो बिल्कुल इजी है भाई, इजी तो दूसरी भी है, लेकिन इसमें क्या है केवल आपने रिफ्लेक्सिव वगैरह चेक ही करना है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस आएगी 1.2 की। अब मैं थोड़ा सा अलग जो समय बेटा वो करवा देता हूँ। देखो अलग सम से मीनिंग मेरा क्या है, अलग सम से मीनिंग है मेरा कि जो सेट और रिलेशन दे रखी है ना वो आपको दो तरीके से दी जाती हैं। देखो जैसे 5th क्वेश्चन को लिखकर मैं बताता हूँ। सेट दे दिया आपको 5th में 1 2 3 और रिलेशन दे दिया आपको 1 2 2 1। ठीक ऐसे अब तक जो क्वेश्चन किए थे हमने उसका भी एक एग्जांपल दोबारा लिख देता हूँ मैं। उसमें था कि जैसे कि ये तो एक सेट का लिखा है मैंने, दो सेट का और लिख देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन मैंने करवाया सेकंड आपको, सेट ए गिवन है 1 2 3 4 और सेट बी गिवन है 1 4 5। ये करवा था सेकंड या स्टेटमेंट मैंने चेंज कर दी थी? अच्छा, तो लेस देन की रिलेशन है इसमें, लेस देन की। देखो इस क्वेश्चन में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि राइट आर इज रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू सेट बी। तो इसका मीनिंग ये कहता है कि ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से लेस हो। तो रिलेशन भी हमने आराम से बना दी थी। देखो 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 और 4 5। रिलेशन कैसे बनाई एक बार बता देता हूँ। देखो उसने कहा कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से लेस हो और पहला एलिमेंट किस सेट का हो ए का और दूसरा एलिमेंट किस सेट का हो बी का, ये उसने कंडीशन रखी है। तो आपने इसका ये एलिमेंट पकड़कर और इन दोनों के साथ लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों से ही लेस है ये 1। ये एलिमेंट भी इन दोनों से लेस है, इन दोनों के साथ लिखा जाएगा। ये एलिमेंट भी इन दोनों से लेस है, दोनों के साथ लिखेगा। ये एलिमेंट केवल इससे लेस है, इसके साथ लिखेगा। ये क्वेश्चन सेकंड था और ये है 5th। अब एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, सारे इसको एक समराइज टाइप कर देता हूँ मैं। देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया 8th से पहले भी है ऐसे ही सम, लेकिन मैंने 8th लिख दिया यहाँ पर। शो दैट आर इज रिलेशन ऑन आर, रिलेशन ऑन आर। डिफाइंड एज देखो इस तरह के सम एग्ज़ाम में आने की उम्मीद है, ठीक है ना। आ जाएं इस टाइप के भी, उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन वही है मतलब जिसमें कुछ ट्विस्ट है ऐसे क्वेश्चन। तो बात क्या है बेटा, ये जो सम है ना इस तरफ वाले, इस तरफ जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिख रखे हैं, इसमें जो चीज़ है वो आँखों के सामने है। मतलब सेट में 3 ही एलिमेंट हैं तो तीनों दिखाई देने लग रहे हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसका जो सेट है ना वो बहुत बड़ा सेट है। कौन है वो? रियल नंबर का सेट। तो रियल नंबर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, सारे नेचुरल, सारे इंटीजर, हाँ नंबर लाइन पर जितने सारे वो रियल हैं।
इसमें केवल 3 एलिमेंट हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, 3 एलिमेंट है तो कम ही काम करना पड़ेगा, कम देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट कंडीशन तोड़ता है, कौन सा बनाता है। ईजिली सभी की इंक्वायरी की जा सकती है, सभी की चेकिंग की जा सकती है। इसमें भी सभी की चेकिंग की जा सकती है, ज़्यादा एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसमें एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उनकी सबकी चेकिंग करना अपने आप में एक बड़ा काम है। तो ये क्वेश्चन इसलिए अलग है इनसे। तो 2 ही टाइप के क्वेश्चन हैं, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें सेट जो गिवन होगा वो फाइनाइट होगा, एक ऐसा जिसमें जो सेट गिवन होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा, जैसे रियल का, होल नंबर का, इंटीजर का, नेचुरल का, ये सारे इनफाइनाइट सेट हैं, रैशनल का, इरेशनल का, सारे ही। दूसरा एक इसमें मज़ा ये था कि इसके एलिमेंट बना कर दे रखे थे उसने, लिस्ट बना रखी थी। इसमें भले ही ना बना कर दे रखे हो, हमने बना लिए, है ना, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है तो कोई बड़ी बात नहीं, 1 इन दोनों से छोटा है, 2 भी इन दोनों से छोटा है, छोटी सी कंडीशन है। लेकिन इसमें जो है ना एक रूल में लिखा हुआ है, एलिमेंट्स को जो आप फाइंड आउट करेंगे वो रूल में लिख रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे मार खाते हैं, वो क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन होता नहीं, जबकि वो सारे बच्चे क्लास में जितने बैठे हैं वो सभी जानते हैं रिफ्लेक्सिव क्या चीज़ होती है, सिमेट्रिक क्या चीज़ होती है, ट्रांजिटिव क्या चीज़ होती है, लेकिन वो जानते हुए भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो वैसा आपने ये सीखना कि अप्लाई कैसे करना है। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, स्टार्टिंग में थोड़े से दुखी रहोगे, लेकिन उसके बाद अगर अच्छे से अगर उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चैप्टर ऐसा है कि दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखो कैसे करना है, स्टेटमेंट में चाहे कुछ लिख रखे हो कुछ नहीं, मैं इसको तीनों चेक कर देता हूँ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिविटी चेक करता हूँ इसकी। अब रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करना है ये बताऊँ मैं, आप तो जानते हो रिफ्लेक्सिव की ये कंडीशन है, इफ़ ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। अच्छा, इसमें एक और बात है कि सेट जो है ना वो भी आर से डिनोट कर रखे है और रिलेशन भी आर से डिनोट कर रखी है, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो रिलेशन है वो थोड़ा सा लाइट आर से डिनोट कर रखा है, और जो रियल नंबर का सेट है वो डार्क आर से डिनोट कर रखा है, मतलब साफ साफ लिख रखा है इसमें, आर इज रिलेशन ऑन आर। इसको क्या बोलूँगा मैं, आर इज रिलेशन ऑन ए। इसको क्या बोलूँगा, आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो करते हैं स्टार्ट। देखो ये रिफ्लेक्सिव चेक करने का मेथड है ना। तो बेटा आपने करना क्या है मैं बताऊं आपको, बड़ा आसान है करना, कि आपने एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो इसकी कंडीशन को तोड़ता हो। बस अगर वो एलिमेंट आपके हाथ लग गया ना तो आपका काम चल जाएगा। जैसे क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं और शोर होने लग रहा है, तो एक बदमाश को पकड़कर उसकी पिटाई कर दो, बाकी सारे सीधे हो जाएंगे, है ना। तो उस बदमाश को पकड़ लेना आपने। वो बदमाश कौन है, जो इसकी कंडीशन को तोड़ेगा। तो क्या ऐसा कोई रियल नंबर है जो कंडीशन को तोड़ दे, बताओ प्रियव्रत, आप बताओ। क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं तो उनको देखने से पता चल जाएगा ना कौन शरारती है ना। लेकिन एक आधा बच्चा ऐसा है जो मास्क लगाकर और नीचे नीचे शरारत करता हो, होठ भी ना हिलते दिखे उसके, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो ठीक ऐसे यहाँ पर एक बदमाश बैठा है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन एक पकड़ना आपने। आप पुलिसमैन हो और ये चोर है, पकड़ दो। पुलिसमैन भी छोटे मोटे नहीं, आईपीएस अधिकारी हो तुम, और ये चोर है, बताओ पकड़ के दिखा दो। नहीं, एक ऐसा है फ्रैक्शन वाला जो यहाँ पर अडंगा डालेगा ही डालेगा। 1/2, 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, कोई भी इसका एलिमेंट बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन से पास ही नहीं होता वो। ये एग्ज़ाम रख रखा है मैंने, इसको क्वालिफाई ही नहीं कर सकता वो। ठीक, जैसे कि मैं 1/2 और 1/2 ये लेकर चलता हूँ, तो भाई 1/2 जो है क्या 1/4 से लेस हो जाएगा, उसके इक्वल हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो गया ना, विच इज़ इम्पॉसिबल।
मतलब 1/2 जो ना एग्ज़ाम पास नहीं किया, ये एग्ज़ाम पास करेंगे तभी इसमें आएंगे, वरना एंट्री नहीं होगी। तो मैं लिखूँगा 1/2 डजंट बिलोंग्स टू आर। रिफ्लेक्सिव में इक्वल ही लेने पड़ेंगे आपको, है ना। रिफ्लेक्सिव में ऐसे चेक नहीं करना कि जैसे 2 1 चेक कर लिया, 4 5 चेक कर लिया, ऐसे नहीं, सेम एलिमेंट चेक करना पड़ेगा। सेम एलिमेंट चेक किया मैंने, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें केवल डबलेट ही हैं पड़े हैं, और भी एलिमेंट पड़े इसमें, जैसे 5 1 भी मिलेगा आपको इसमें। हाँ, इसमें आपको 7 8 भी मिलेगा, क्योंकि 7 8 इसको सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन हम फिलहाल चेक करने लग रहे हैं रिफ्लेक्सिविटी को। तो रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब सारे डबलेट इसमें होंगे। अगर एक भी डबलेट ने काम खराब कर दिया, समझो काम खराब हो गया। ठीक, तो बड़ा आसान है किसी को नोट दिखाना, लेकिन उसके लिए आपकी पकड़ होनी चाहिए इसके ऊपर, भाई कौन सा एलिमेंट कंडीशन को तोड़ता है। और ये पकड़ कब बनेगी बेटा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी पकड़ बनती जाएगी। कंपटीशन में जो है इस तरह के सम के ऊपर बच्चे 20-20 मिनट ख़राब कर देते हैं एग्जाम्पल ढूंढने के लिए। 20-20 मिनट ख़राब हो जाती है जिन बच्चों की जो पहले मेहनत नहीं करते। लेकिन जो पहले मेहनत करता वो एग्ज़ाम में टाइम बचाएगा। जैसे मैदान में जितना पसीना बहाओगे तो युद्ध में उतना खून बचाओगे, वही बात है। पहले प्रैक्टिस में जितना टाइम लगाओगे ना, पेपर में उतना टाइम बचाओगे, पक्की बात है ये। देखो अब मैं केवल एक लेटर चेंज करूँगा और ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगी, केवल एक लेटर चेंज करने से। देखो केवल एक लेटर चेंज किया, अब ये रिफ्लेक्सिव बन गया। अब मैं ये एग्जाम्पल नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है अपने एग्जाम्पल लेना है ना बेटा, वो कौन लेना है, नेचुरल। यहाँ पर अब नेचुरल लेना है। अब मैंने एन लिख दिया, तो अब आपने यहाँ पर नेचुरल का ही एग्जाम्पल लेना है। और ऐसा भी नहीं कि सारे नेचुरल नंबर रह गए, कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ ले सकते हो। जैसे कि आपने ले लिया 4 1 ले लिया, नेचुरल तो ये भी है, ये भी है, लेकिन 4 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करता भाई, क्योंकि 4 जो है 1 के स्क्वायर से ग्रेटर लेस नहीं होता, ग्रेटर होता है। तो यानी कि यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, नेचुरल। ठीक है ना। मैं आपको क्या बताने लग रहा हूँ अभी, रिफ्लेक्सिव नहीं बताने लग रहा, मैं ये बताने लग रहा हूँ कि इसके एलिमेंट बनने लायक कौन होंगे। जैसे देखो मैं अगर यहाँ पर ले लूँ 1/8 ले लिया मैंने, यहाँ पर 1/2 ले लिया। ठीक, ध्यान से देखना एक बार, यहाँ पर मैंने ले लिया 4, यहाँ पर ले लिया 1। अब देखो ये एलिमेंट मैंने नहीं ले सकता, इसके अंदर एक कमी है, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। लेकिन एक क्वालिटी भी है, इसको सेटिस्फाई करता है। लेकिन एक नहीं, दोनों बातें पूरी करेगा वही एलिमेंट बनने लायक होगा। ठीक है ना। एक तो इसी सेट का एलिमेंट हो वो, है ना, आए समझ में, और इस कंडीशन को पूरा करता हो। जैसे कोई फॉर्म निकलता है गवर्नमेंट का, जॉब का, उसमें लिखा जाता है कि इंडियन अप्लाई कर सकते हैं भाई। जैसे मिलिट्री का फॉर्म निकल गया, तो एक पहली कंडीशन क्या होगी, इंडियन होना चाहिए वो। दूसरी कंडीशन होगी कि भाई 1600 मीटर की रेस होगी, 4 मिनट में क्लियर करनी है, एग्ज़ाम होगा उसको क्लियर करना है। तो अगर मान लो कोई पाकिस्तानी आ जाए और एग्ज़ाम को भी क्लियर कर दे वो, और 1600 मीटर की रेस को भी जल्दी पूरी कर दे, क्या उसको ले लिया जाएगा? नहीं, क्योंकि वो इंडियन ही नहीं है। तो पहली कंडीशन तो इंडियन की है, मतलब पहले तो वो अपने घर का सदस्य हो, यानी कि अपने देश का मेंबर हो, अपने देश का नागरिक हो। तो पहले तो वो इस सेट का एलिमेंट होना चाहिए। इस सेट से बाहर का कोई एग्जाम्पल लेकर आप उसको चेक नहीं कर सकते कि आपने ये चेक कर दिया यहाँ पर और ये फिट कर दिया यहाँ पर, क्योंकि ये तो इस घर का एलिमेंट ही नहीं था। तो पहले वो इंडियन हो, और दूसरा फिर वो कंडीशन को पूरी करता हो। अब ये इंडियन तो है, लेकिन दौड़ करते समय बेहोश होकर गिर गया, तो क्या ये क्वालिफाई हो जाएगा? नहीं। तो ये इंडियन होते हुए भी क्वालिफाई नहीं हुआ। अब एक ऐसा इंडियन आ गया, कौन? सनी देओल। एडिट करनी पड़ेगी मेरे को। अब ये इंडियन आ गया, देखो ये, तो यहाँ पर 3 रखूँ, यहाँ पर 4 रखूँ, क्या आ गया? 3 जो है वो 16 से लेस हो गया, है ना। ये इंडियन भी है और कंडीशन को भी पूरा करता है, तो एलिमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने केवल सीखा है बेटा कि एलिमेंट बनने लायक कौन है। अब आपने चेक करना है इसको रिफ्लेक्सिव है नहीं।
तो रिफ्लेक्सिव में आपने ये चेक करना है कि एलिमेंट जो भी लो ना आप वो सेम लेना, आपने सेम एलिमेंट लेना है, ऐसे सेम एलिमेंट लेना है, सेम एलिमेंट लेना है, सेम लेना है, लेकिन इसी घर का एलिमेंट लेना है इसका नेचुरल। तो ये नहीं ले सकता मैं, ये नहीं ले सकता मैं, ये नहीं ले सकता, इस तरह के एलिमेंट लेने हैं। तो अब आप ये देखो कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो इस कंडीशन को तोड़ता हो। कंडीशन पता आपको क्या है? दो में से कोई एक बात पूरी कर दे, या तो रेस कर दे 1600 मीटर की, या 100 नंबर का मैथ का एग्ज़ाम क्लियर कर दे, तो मिलिट्री में भर्ती हो जाएगा वो। तो कंडीशन यहाँ पर यह है, ये है कि ए या तो बी स्क्वायर से लेस हो या उसके इक्वल हो, कोई एक कंडीशन। दोनों तो पूरी होंगी नहीं, यहाँ पर तो नहीं होंगी, और किसी केस में तो हो जाएंगी। यहाँ पर तो कैसे होंगी कि कोई नंबर उसके बराबर भी है और उसका स्क्वायर करूँ तो उससे छोटा भी है ना। तो कोई है ऐसा एग्जाम्पल दुनिया में? कोई नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपने लिखना है a लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। क्योंकि हर कोई नेचुरल नंबर अपने स्क्वायर से या तो लेस होता है बेटा, या उसके इक्वल होता है। इक्वल कौन होता है? केवल 1 1। एक ही नेचुरल नंबर है ऐसा जो अपने स्क्वायर के इक्वल होता है, बाकी सारे नेचुरल नंबर अपने स्क्वायर से क्या होते हैं? छोटे, है ना। तो इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है। अब यहाँ पर आपने एग्जाम्पल नहीं देना ऐसे कि 1 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। हाँ, क्योंकि बच्चे इस तरीके से करते हैं पेपर में और उनको मार्क्स नहीं मिलते। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, मतलब उन्होंने दिखा दिया कि भाई 1 1 के स्क्वायर से लेस या इक्वल है, R रिफ्लेक्सिव हो गया, कि ये कंडीशन पूरी कर दी कि A R का एलिमेंट हो गया। वो दिखा देते हैं ऐसे कि A R का एलिमेंट हो गया तो कंडीशन पूरी होगी तो रिफ्लेक्सिव हो गया। ऐसे तो पहले वाले क्वेश्चन में भी कर सकता था मैं ये काम। तो देखो पहले वाला सम था जो रिलेशन ऑन R, और रिलेशन ये थी ए बी सच दैट A लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर एंड A B बोथ बिलोंग्स टू R। तो ये कंडीशन तो मैं इसमें भी दिखा देता उसको कि भाई 2 2 बिलोंग्स टू R सिंस 2 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। मतलब क्या है कि आपने यस दिखाना है ना, यस रिफ्लेक्सिव दिखाना, उसके लिए एग्जाम्पल लेकर नहीं दिखा सकते आप, जर्नल मेथड से दिखाना पड़ेगा। क्योंकि भाई ये एलिमेंट तो पूरा कर गया कंडीशन को, क्या पता कोई ना करे। और रिफ्लेक्सिव तो ऐसे थोड़ी ना होगी कि अगर मान लो 1 करोड़ एलिमेंट कर गए इसको कंडीशन को पूरा और एक एलिमेंट नहीं किया तो रिफ्लेक्सिव होगी। अगर मान लो 1000 करोड़ एलिमेंट अगर कंडीशन पूरा करते हैं और एक केवल दुनिया में एक एग्जाम्पल ऐसा जो कंडीशन को पूरा नहीं करता, फिर भी क्या पड़ेगा नाम? नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव दिखाते समय आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक। नॉट रिफ्लेक्सिव दिखाते समय, रिफ्लेक्सिव दिखाते समय एग्जाम्पल आप नहीं ले सकते। ये भी गलत है और ये भी गलत है। पहले तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, अगर प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी आइडिया हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आप एग्जाम्पल ढूंढ लो जिसके कारण नहीं है और आंसर निकाल दो बस नॉट रिफ्लेक्सिव लिखकर। और ये पता चल गया आपको कि भाई कोई एग्जाम्पल मिल ही नहीं रहा, तो उसको जनरल मेथड से पूरा कर दो। फिर जनरल मेथड ये है, इसका रीजन लिख दो आप लैंग्वेज में। सिंस वी नो दैट एवरी नेचुरल नंबर इज लेस देन और इक्वल टू इट्स स्क्वायर, अपने स्क्वायर से या तो लेस होता है या इक्वल होता है। देयरफॉर A बिलोंग्स टू R हैंस इट इज़ रिफ्लेक्सिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी, लेकिन ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं थी। अब सिमेट्रिक है ये रिलेशन, लेस देन जिसमें आ जाए ना, लेस देन जिसमें आ जाए वो रिलेशन सिमेट्रिक बनने लायक नहीं होती। 99.9% बोलता हूँ मैं ये बात, क्योंकि एक बार जो नंबर छोटा हो गया वो बड़ा कैसे हो जाएगा फिर। सिमेट्रिक में तो ऐसा है ना, 3 4 है तो 4 3 भी होना चाहिए उसमें, तभी सिमेट्रिक होगी। एक बार ये लेस होगा तो फिर ये ग्रेटर कैसे होगा? तो सिमेट्रिक नहीं होती ऐसी रिलेशन। एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल बताओ। 1 4 4 1 ले लो, 1 2 2 1 ले लो, है ना। तो 1 4 ही ले लेता हूँ मैं। 1 4 R का एलिमेंट है, क्योंकि 1 का जो 1 है जो 4 के स्क्वायर से लेस होता है। ट्रू है ये बात। बट
4 का जो स्क्वायर है वो 1 से लेस, 4 जो है वो 1 के स्क्वायर से लेस नहीं होता। देयरफॉर 4 1 डजंट बिलोंग्स टू R। अब 1 4 हो गया, 4 1 नहीं हुआ तो सिमेट्रिक नहीं हुई, ट्रांजिटिव भी नहीं होगी ऐसे ही। ये ट्रांजिटिव का भी एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको। बताओ ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल जल्दी से, फिर फिनिश करते हैं क्लास को। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं बेटा, लेकिन मैं आपको आसान एग्जाम्पल देता हूँ, आप ढूंढो जब तक, मैं ढूंढता हूँ जब तक। देखो एग्जाम्पल, 8 4 R का एलिमेंट है, क्योंकि 8 4 के स्क्वायर से लेस होता है, ये है एलिमेंट। 4 2 R का एलिमेंट है, क्योंकि 4 2 के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो दोनों R के एलिमेंट हो गए, तो क्या 8 2 R का एलिमेंट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि 8 जो है वो 2 के स्क्वायर से लेस होता है नहीं, ना इक्वल होता ना लेस होता। तो एग्जाम्पल मैंने इतनी जल्दी कैसे फाइंड आउट किया, देखो वो भी बता देता हूँ अपना तरीका में। इन दोनों का गैप मैंने बढ़ा दिया, इन दोनों का गैप कम कर दिया, बस ऐसे केस में यही होगा। इनका गैप बढ़ा देते, इनमें 4 का गैप लिया मैंने, इनमें 2 का गैप लिया, तो एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएगा आपको। इसका गैप ज़्यादा कर दो, इसका गैप कम कर दो, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर होकर भी फिर इससे बड़ा नहीं हो पाएगा वो। क्लास में इतना ही बेटा, अच्छे से रिवाइज करो, कंटिन्यू करते हैं कल इसको।